नमस्ते एवरीवन। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के सेकेंड पेपर का सेकेंड पार्ट यानी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है क्या? ये एक ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है। ऑपरेशन रिसर्च कहाँ से आई, कैसे आई? ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड मिलिट्री ने, वहाँ के साइंटिस्टों ने इसे डेवलप किया। इसमें क्या होता है, उन्होंने क्यों डेवलप किया? उन्होंने इसलिए डेवलप किया क्योंकि उनके पास आर्मी कम थी और फिर भी कम आर्मी से, कम संसाधन से हम कैसे जीत हासिल कर सकते हैं, कैसे युद्ध जीत सकते हैं, तो उन्होंने डेवलप किया। उसके बाद में इसका यूज यूएस, अमेरिकन आर्मी ने, ब्रिटिश आर्मी ने और लगभग सभी कंट्रियों में इसका यूज हुआ। उसके बाद में आज इस ऑपरेशन रिसर्च का यूज मेन सा का क्या है, इसकी ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च में आते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑपरेशन रिसर्च का आज यूज हेल्थ केयर, बिजनेस, कोई भी बिजनेस करें वहां भी ऑपरेशन रिसर्च का यूज होता है। बिजनेस, हेल्थ केयर में, बिजनेस में यानी उद्योग जगत में। उद्योग जगत के अलावा ट्रांसपोर्टेशंस यानी परिवहन सेवाओं में और बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। ये एक प्रैक्टिकल, कैसे, जैसे रियल लाइफ एप्लीकेशन मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। इसका यूज कैसे क्या होता है? हमारा टारगेट होता है, हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधन का उपयोग करते हुए अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसके लिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने जब इसका सिलेबस बताया था उसमें डिस्कस किया था सिलेबस में कि हमारे पास क्या है, 5 मजदूर है, माना वो ए बी सी डी ई, ये 5 मजदूर है और 5 काम है, 1 2 3 4 5। एक मजदूर इस काम को माना ए में 1 घंटे में करता है, दूसरे को बी में, तीसरे को सी में, फोर्थ को डी में और फिफ्थ को स्मॉल ई में। ऐसे बी के लिए भी सबके अलग अलग टाइम होगा, सी के लिए भी अलग अलग टाइम होगा, डी के लिए भी अलग अलग टाइम होगा, सारे काम के लिए। ये तो है मजदूर और ये हुए काम। तो हमारे पास 5 मजदूर है फिक्स और हमें 5 काम करना है, लेकिन कैसे कम समय में करें और कौन से मजदूर को कौन सा काम दें, तो उसे सोल्व करने के इसी प्रोसेस को हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स बोलते हैं। इन्हें आगे पढ़ेंगे, वो यहीं से आती है, जो एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यानी कि ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग वो होता है जिसमें समस्याएं क्या हो, एक घातीय रूप में। आप लोगों ने असमीकाएं तो पढ़ी होगी। असमीकाएं क्या होती है? कोई भी समीकरण हो, क्या होती है? कोई भी समीकरण, जैसे x + 2y = 1, ये तो समीकरण कहलाती है। लेकिन इसमें जब ग्रेटर देन और या लेस देन आ जाए ऐसे, तो ये क्या है? असमीका हो जाती है। और ये रेखाएं होती है। असमीकाओं का क्या होता है? क्षेत्र होता है। रेखाएं तो एक लाइन ड्रॉ करती है और कुछ नहीं। असमीकाएं ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए इसकी जगह पे, या ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, कोई भी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, कोई भी साइन आ जाए तो वो सब रेखाएं क्या हो जाती है? असमीकाएं हो जाती है। तो और ये सारी असमीकाएं क्या है? एक घातीय है। और लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है? सभी असमीकाएं एक घातीय लेते हैं। कई जगह पे द्विघातीय रेखाएं भी होती है जिसे हम श्रीधराचार्य मेथड से सोल्व करते हैं। यहाँ सिर्फ एक घातीय रेखाएं हैं
होगी। और ये वेरिएबल 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम 2 वेरिएबल का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम ढांचे को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि रैखिक समस्याएं जो होगी उनमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे लिखते कैसे हैं, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। जैसे हम किसी भी फैमिली में जाए तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन ही तो जानते हैं ना, कौन क्या है तभी जाके हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यानी कि इष्टतमकारी प्रविधियां में एंटर कर चुके हैं, यानी ऑपरेशन रिसर्च के पार्ट में एंटर कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टार्टिंग आता है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और उसमें होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस विषय में ऐसी समस्या आती है जिनका स्वरूप एक घातीय हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे x + 2y = 1 < 1 या 3x - y > 2, ऐसा कुछ समीकरण आएगी। अब इसके सबसे मुख्य पार्ट, इसके 3-4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है उद्देश्य फलन। किसका? रैखिक प्रोग्रामन का सबसे पहला पार्ट होता है उद्देश्य फलन। दूसरा पार्ट होता है प्रतिबंध, और थर्ड पार्ट होता है ऋणोत्तर प्रतिबंध। अब उद्देश्य फलन क्या होता है? सबसे पहले तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग जो समस्या है वो दिखती कैसी है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या दिखती कैसी वो लिखते हैं। ये ऐसी दिखती है। देखो यहां पे इष्टतम जहां लिखा हुआ है प्रतिबंध और ये ऋणोत्तर चर। इष्टतम जहां लिखा हुआ है, हम कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ हानि होता है। हमारा एक मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमें मैक्सिमम यानी अधिकतम लाभ होना चाहिए।
तो यदि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, इष्टतम की जगह क्या आएगा, वहां पे अधिकतम लाभ होना चाहिए। तो यहाँ हमारा उद्देश्य इससे अधिकतम करना होगा। यदि हमें किसी भी दवा से या किसी भी कोई भी कार्य से नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान क्या होना चाहिए, कम से कम। और वो नुकसान जब हम निकालेंगे इस प्रोसेस से तो नुकसान क्या होना चाहिए, कम से कम। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, निम्नतम। जो कम से कम नुकसान होगा हम उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। प्रतिबंध हमें दिया हुआ होगा, जैसे हमारे पास मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 5 मजदूर हैं, 5 काम है, वैसे ही दिया हुआ होगा कि एक प्रतिबंध है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे मैंने m प्रतिबंध लिखे, तो जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेंगे वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये ऐसे कुछ प्रतिबंध होंगे, वो कहाँ से बनेंगे, हमें थ्योरी दी हुई होगी या डायरेक्टली प्रतिबंध दिया होगा, वहाँ से हम इन प्रतिबंधों को बनाएंगे। उसी के बेसिस पे ये चिन्ह लगाएंगे, बराबर लगाएंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे या लेस देन इक्वल टू लगाएंगे या लेस देन लगाएंगे या ग्रेटर देन लगाएंगे। ऐसे ही कितने सारे प्रतिबंध है। और ऋणोत्तर प्रतिबंध में क्या क्या आता है, जैसे x1 ग्रेटर देन 0, या लिखते हैं हम उद्देश्य। जो पहला पार्ट था हमारा किसका, लीनियर प्रोग्राम का, तो उद्देश्य में लिखते हैं सबसे पहले। उद्देश्य होता क्या है, दिखने में तो ऐसा दिखेगा लेकिन थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं उसके लिए। उद्देश्य फलन, उद्देश्य या तो हमें मैक्सिमम करना होगा या मिनिमम करना होगा, और इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड से दर्शाते हैं। ये तो हुआ उद्देश्य फलन। प्रतिबंध, प्रतिबंध के लिए जैसे खिलौने बनाने वाली के लिए, इसके लिए तो 700 ग्राम 2 प्रकार की डॉल बनाती है कोई कंपनी। अब वो डॉल बनाने के लिए पहली वाली डॉल के लिए तो स्पेशल फ्रॉक चाहिए, दूसरी वाली के लिए नहीं चाहिए, नॉर्मल फ्रॉक से काम चल जाएगा। लेकिन पहली वाली में यूज होने वाली प्लास्टिक कम से कम 10 ग्राम होना चाहिए। तो ये हमारी शर्त है या नहीं, तो कोई वेरिएबल लेंगे तो प्रतिबंध में क्या होती है, कोई शर्त होती है, यानी कि कोई हमें कंडीशन दी हुई है। और दूसरी वाली के लिए मान के चलो 5 ग्राम से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, ऐसे। इसमें सभी शर्तों को असमीकरणों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें प्रतिबंध होते हैं, हम देख ही चुके हैं। और उसके बाद आते हैं ऋणोत्तर प्रतिबंध।
देखो ये निम्नतम एक्स तो ऐसे होंगे, जेड बराबर वो तो जेड बराबर होंगे ना मिनिमम 3x प्लस 2y, ऐसे एक्स वाई जहां पे क्या होंगे, चर होंगे, ऋणात्तर चर, और जेड बराबर उद्देश्य जो फलन होंगे वो यही होंगे। ऐसे होंगे, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं ये। और प्रतिबंध कैसे होंगे, प्रतिबंध ऐसे होंगे जैसे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 4, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। जैसे हम फिर क्वेश्चंस लेंगे उससे आसानी से और शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा, तो सिर्फ एज ए डेफिनेशन है। सदैव अऋणात्मक होते हैं, यानी कि ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अगर ये हमारे वेरिएबल हैं तो वो क्या होंगे, धनात्मक ही होंगे। अब हमें जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी, जो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या दी हुई होगी उसका हल तो होगा। अब वो हल कौन कौन से होंगे, क्योंकि अभी तक हमें पता है एक ही हल आता था, इसमें क्या है 2-3 प्रकार के हल आते हैं। तो कौन कौन से हल होंगे, सबसे पहला होता है फिजिबल सॉल्यूशन, बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं सुसंगत हल, ए सुसंगत हल। और दूसरा होता है इष्टतम हल, और थर्ड होता है अपरिबद्ध। अब देखो सुसंगत हल क्या होता है, सुसंगत हल वो होता है जब 2 या 2 से जब अधिक असमीकाएं हो, क्या हो, 2 या 2 से अधिक असमीकाएं हो। चलो मैं लेके दिखाता हूं आपको, फिर समझ में आसानी से आ जाएगा। सपोज हमारे पास एक असमीका ए है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरी असमीका है 3x प्लस वाई लेस देन 1, और क्या है x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। अब इसे हम x y में दर्शा नहीं दे सकते क्या, निर्देशांक में नहीं दर्शा सकते हैं क्या, दर्शा सकते हैं ना। ये x हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, और ये y हो गया। अब x ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, यहां पे y इक्वल टू 0 पर x बराबर y एक्सिस पे क्या होता है, x बराबर 0, और x अक्ष पे y इक्वल टू 0। ये बात हमें समझ में आना चाहिए। y अक्ष पे क्या होता है, x बराबर 0। अब y अक्ष पे x बराबर 0 है तो 0 के इस तरफ तो क्या है, पॉजिटिव मान है, और इस तरफ x के नेगेटिव मान होते हैं ना। ऐसे ही 0 के ऊपर की तरफ तो क्या होते हैं, y के पॉजिटिव मान होते हैं, और नीचे की तरफ नेगेटिव मान होते हैं, ऐसा ही होता है ना। अब देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 किधर होगा, x बराबर 0 तो यहाँ है, और ग्रेटर देन 0 इस तरफ होगा या नहीं होगा, यानी कि इस तरफ वाला रीजन। और y ग्रेटर देन 0, ये सारा का सारा x ग्रेटर देन 0 हुआ। अब y ग्रेटर देन 0 कहाँ हुआ, y ग्रेटर देन 0 x अक्ष पे होता है, y बराबर 0, तो अब y बराबर 0 x अक्ष पे होता है, तो ये वाला y बराबर 0, ये लाइन। अब y ग्रेटर देन 0 यानी कि y का मान पॉजिटिव किधर होगा, ऊपर की ओर, तो ये वाला रीजन।
y का मान धनात्मक इस तरफ ही होगा ना, इस तरफ। अब इन दोनों में जो हमने बनाया कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ मान क्या आया, सिर्फ ये वाला क्षेत्र आया, नहीं आया, ये रीजन आया नहीं आया, ये यहां से लेके यहां तक यही आया ना, ये आया ना। अब तक हमने ये शो किया, ये शो किया। अब x बराबर 1, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू, ये लाइन दे रखी है हमें, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहले अस्मिका की जगह बराबर लगा के x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये वाली लाइन कैसे बनेगी वो बनाते हैं। यहाँ पे कहीं पे x का मान 1 होगा और यहाँ कहीं पे y का मान 1 होगा, नहीं होगा। जब x बराबर 0 रखेंगे इस समीकरण में तो y का मान क्या आएगा 1, x का मान 0 रखेंगे, y का मान 1, तो यहाँ पे वो पॉइंट क्या होगा, x का मान 0,1, y एक्सिस पे x का मान 0 होता ही है ना, तो 0,1। और दूसरा पॉइंट x अक्ष पे क्या होता है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 1, ये वाला पॉइंट, x का मान 1, y का मान 0। आगे x का मान लिखते हैं, बाद में y का मान लिखते हैं, और x को मान को क्या बोलते हैं हम, भुज, और y के मान को कोटि। तो ये ऐसे लाइन बनेगी। अब ये वाली लाइन बन गई, इसके एक तरफ तो मूल बिंदु है, एक तरफ कुछ और है। तो देखिए इसमें ये वाली अस्मिका है, ये मैं यहाँ पे x बराबर 0 y बराबर 0 रखे, देखें क्या रखें, x बराबर 0 y बराबर 0, वो 1 से बड़ा होगा या नहीं, नहीं होगा ना, नहीं होगा तो हमारा क्षेत्र इस तरफ का तो नहीं होगा और इस रेखा के आगे वाला होगा, मतलब इस रेखा के इस तरफ का हमारा क्षेत्र होगा, नहीं होगा, ऐसे। अब ये रेखा लेने के बाद में हमारा कॉमन क्षेत्र क्या हुआ, ये यहां से लेके यहां और ये हुआ, नहीं हुआ। अब हमें ये वाली रेखा भी कंप्लीट हो गई। अब इस रेखा को देखते हैं, देखो यहां पे भी x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा 1, यानी कि y एक्सिस पे कहां काटेगी, जहां पे 0,1 पे, और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 1/3। तो ये 1 है, 1/3 इससे कम होगा कहीं पे, माना यहां है 1/3। अब देखो यहां पे 0 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0 0, तो सेटिस्फाई हो रहा है, 0 0 रखेंगे तो 0 1 से कम होता है ना 0, तो इसका क्षेत्र किस तरफ आएगा, इस तरफ, यानी कि ये वाला क्षेत्र। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, पूरे में ही सिर्फ ये बिंदु कॉमन है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, सुसंगत हल। सुसंगत हल क्या होता है, जहां पे सारी असमीकाएं संतुष्ट होती हो, जहां पे सारी असमीकाएं संतुष्ट, चाहे तो वो एक बिंदु हो चाहे पूरा ही क्षेत्र हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु ही आ रहा है, तो वो बिंदु ही सुसंगत हल होगा हमारा। इष्टतम हल क्या होगा, सपोज इसमें 10-5 और ऐसे बड़ा क्षेत्र आ जाता, ऐसे बड़ा वाला कोई क्षेत्र आ जाता, तो उसमें 2-3 बिंदु आते, यहाँ भी आ जाता, सपोज यहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता, तो उन सभी में जिससे या तो हमें अधिकतम निकालना होता है या निम्नतम, तो जिस बिंदु पे अधिकतम हो वो हमारा इष्टतम हल होता है, या जिस बिंदु पे निम्नतम हो वो ही हमारा क्या होता है, इष्टतम हल होता है। यानी कि प्रत्येक इष्टतम हल सुसंगत हल होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी सुसंगत हल इष्टतम हल हो। ये बात आपको ध्यान से अच्छे से सुनना है। प्रत्येक इष्टतम हल क्या हो सकता है, सुसंगत हल, लेकिन प्रत्येक सुसंगत हल क्या नहीं हो सकता, इष्टतम हल। ठीक है, तो देखें सबसे पहले सुसंगत हल। वह हल क्षेत्र
जिसमें सभी असमीकाएं संतुष्ट होती हो। सुसंगत हल कहलाता है। सेकंड, इष्टतम हल। वह हल क्षेत्र जिसमें सुसंगत वह सुसंगत, ऐसा लिखो, वह सुसंगत हल क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु या रेखा पर हल इष्टतम हो। इष्टतम का मतलब क्या है? मैक्सिमम या मिनिमम। यदि हमें मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम होना चाहिए, या हमें मिनिमम करना है तो वो मिनिमम होना चाहिए। वह इष्टतम हल कहलाता है। तो हम इस लेक्चर की पहली एक्सरसाइज लेते हैं। हमें क्या करना है, वैसे आप लोगों ने अभी तक 12th क्लास में या 11th क्लास में कैसे असमीकाओं का हल क्षेत्र बनाते हैं वो पढ़ा तो होगा ही सही, लेकिन नहीं पढ़ा तो हम आज की उस छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए कि असमीकाएं कैसे बनती है, क्या होता है, तो उसके लिए हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम लोगों ने 6 असमीकाएं लिए, 6 असमीकाएं लिए। इनको हम चतुर्थांश में बना के देखेंगे। और पहली ही हमारे पास है असमीका x > 0, तो बनाते हैं। देखें इसको, सबसे पहले चतुर्थांश क्वाड्रेंट ऐसे बनाते हैं, नहीं बनाते? ये तो क्या होता है, x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, यहाँ पे मूल बिंदु होता है, ऐसा ही होता है ना। हमें क्या दर्शाना है, x > 0, यानी कि कौन सी लाइन है, x = 0। ये कहाँ होता है, y अक्ष पर होता है, ये नहीं होता। और y = 0 कहाँ होता है, x अक्ष पर। अब देखो y अक्ष कहाँ है, यहाँ पे ये वाली, तो यहाँ क्या होगा, x = 0, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या होगी, x = 0। अब 0 के एक तरफ तो क्या होता है, पॉजिटिव मान होते हैं, ऐसे +1 +2 +3 ऐसे होता है ना। और एक तरफ नेगेटिव मान होते हैं x के, -1 -2 -3। अब हमारे पास असमीका क्या है, पहली वाली
x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 जिधर पॉजिटिव मान होंगे x के उधर ही होगा ना, यानी कि ये वाला क्षेत्र। तो दी गई प्रथम असमीका के लिए हल क्षेत्र कौन सा होगा, yx के इस तरफ वाला। तो हम आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। सेकंड देखते हैं हम, ये तो था x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब b है हमारा y ग्रेटर देन 0। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि y कहाँ 0 होता है, x एक्सिस पे। x एक्सिस कौन सी है, ये वाली। फिर बनाता हूं मैं, यहां पे क्या होता है, इस वाली लाइन पे y इक्वल टू 0 होता है। अब इसके 0 के एक तरफ तो y के मान क्या होते हैं, धनात्मक, और एक तरफ ऋणात्मक मान होते हैं। ऐसे होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा वैसे। अब देखो हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 0 होता है x अक्ष पर, और y ग्रेटर देन 0 यानी y का मान 0 से बड़ा किस तरफ होगा, ऊपर की ओर। तो हल क्षेत्र क्या होगा, x अक्ष से ऊपर, ऐसे जिधर तीर के निशान लग रहे हैं ना, वही हमारा क्या होगा, उस असमीका का हल क्षेत्र होगा। यानी ये पूरा रीजन हमारा y ग्रेटर देन 0 के लिए हल क्षेत्र होगा। तृतीय असमीका क्या थी हमारी, x प्लस वाई ग्रेटर देन 1। तो अब इसको बनाते हैं। c क्या था हमारा, x प्लस वाई ग्रेटर देन 1। अब देखो यहां पे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु 0 हो गया। अब देखो ये जो असमीका दी गई है, ये असमीका दी गई है ना, इस असमीका की समीकरण क्या होगी, जहां पे असमीका का साइन है वहां पे हम क्या लगा देंगे, बराबर 0। यहाँ पे असमीका के साइन में हम क्या लगा देंगे, बराबर का साइन। तो ये क्या हो गया, जो असमीका दी गई है ना उसका समीकरण हो गया। और समीकरण को कैसे चतुर्थांश में दर्शाते हैं वो आपको आसानी से आता होगा, नहीं आता तो देखते हैं। देखें यहाँ पे क्या करते हैं, x के मान लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे y के मान क्या आते हैं, और 2-3 पॉइंट लेते हैं, फिर उन पॉइंटों को क्या करते हैं, हम चतुर्थांश में लगाते हैं, और फिर उन चतुर्थांशों के दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं, और मिलाने के बाद जो रेखा बनती है वही दी गई रेखा होती है। तो सबसे पहले मैं x का मान 0 रखता हूं इस समीकरण में, तो y का मान क्या आएगा, यहाँ पे 0 रखने पर y का मान आया 1। x का मान 1 रखता हूं तो y का मान क्या आया, 0। अब ये दोनों पॉइंट लगाओ, देखो पहला पॉइंट क्या हुआ, ये पहला पॉइंट हुआ हमारा 0,1। अब कहाँ है 0,1, यहाँ पे ये प्रथम जो पॉइंट होता है उसे भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज, और सेकंड को कोटि। यानी जो x अक्ष पे जो मान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, भुज, और y अक्ष पे जो मान होते हैं उन्हें कोटि। अब देखो ये पॉइंट कहाँ है, x का मान 0, x का मान 0 तो यहाँ होता है y अक्ष पे, और y का मान 1 तो यहाँ पे होगा, इधर नेगेटिव मान होते हैं इधर पॉजिटिव मान होते हैं। सपोज यहाँ पे हैं, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा तो सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, 1,0। हमने 1,0 को पुट किया यहाँ पे और दोनों को मिलाया। अब दोनों के मिलाने पे जो रेखा बनी वो क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये वाली रेखा होगी ना, और हमें दे रखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन 1। अब देखो इस रेखा के एक तरफ तो 0, 0 मूल बिंदु है, जब 0, 0 इसमें रखेंगे यहाँ पे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1, क्या 0 1 से बड़ा होता है,
नहीं होता है ना, तो हमारा हल क्षेत्र नीचे वाला तो नहीं होगा, कहाँ वाला होगा, ऊपर वाला। यानी कि हमारा हल क्षेत्र कहाँ होगा, जो ऊपर वाला, इस रेखा के ऊपर वाला, ये हमारा हल क्षेत्र होगा। ये हमारा हल क्षेत्र होगा। अब नेक्स्ट समीकरण के लिए देखते हैं। नेक्स्ट समीकरण है हमारी x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। ये दिया हुआ है। सबसे पहले दी गई असमीका की समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इसके पॉइंट निकालेंगे। एक तरफ तो हमने x रख लिया, एक y रख लिया। x का मान 0 रखने पर y का मान क्या आया, -1। x का मान 1 रखने पर y का मान 0। और ये 2 पॉइंट हो गए। अब देखो बनाते हैं 2 पॉइंट से। रेखा बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है ना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, इधर पॉजिटिव मान होता है। ये अब देखो यहाँ पे हमें पहला पॉइंट क्या है, 0, -1। देखो 0, x का मान 0, x का मान 0, y का मान -1 यहाँ। तो पहला पॉइंट कौन सा आया हमारा, ये वाला। ये पहला पॉइंट आया, ये हुआ हमारा 0, -1। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 1, 0। x का मान 1 कहाँ है, सॉरी y का मान यहाँ पे लगेगा, एक गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। देखो हमें लगाना है, पहला पॉइंट क्या है, 0, -1, यानी x बराबर 0 हो और y बराबर -1। कहाँ है, यहाँ पे है। ये वाला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है इस समीकरण पर, 0, -1। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 1, 0। तो यानी कि x का मान 1 और y का मान 0 यहाँ पे होगा। और इन दोनों से जो रेखा गुजरेगी वो ये वाली रेखा होगी या नहीं होगी, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये वाली रेखा हो गई। अब देखो हमें असमीका तो ये दी हुई है ना, इसके एक तरफ मूल बिंदु है और एक तरफ अलग है। हमें असमीका दी हुई है x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। अब इसमें 0, 0 रखो, देखें x का मान भी 0, y का मान भी 0। 0 माइनस 0 0 ही होता है। और 1 0 से बड़ा होता है क्या, नहीं, 1 0 से बड़ा होता है, लेकिन 0 1 से बड़ा नहीं होता है। तो इस तरफ का रीजन तो नहीं होगा, और किस तरफ होगा, इस तरफ वाला। तो हमारा हल क्षेत्र कौन सा होगा, ये होगा ना।
नेक्स्ट के लिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी x + 2y < 4। अब इस असमीका की समीकरण क्या होगी, क्योंकि असमीका के साइन पे हम क्या लगा देंगे, बराबर का साइन। और इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो ये 4 और यहाँ पे y/2 = 1। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, यदि कोई समीकरण x/a प्लस y/b = 1 हो, तो वो समीकरण x अक्ष को तो a, 0 पे काटती है और y अक्ष को b, 0 पे, y अक्ष को 0, b पे और x अक्ष को कहाँ काटती है, a, 0 पे। कौन सी समीकरण, इस टाइप की समीकरण। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी हम डायरेक्टली बना सकते हैं। ये समीकरण x अक्ष को कहाँ काटेगी, 4 पर, 4, 0 पर, और y अक्ष को कहाँ काटेगी, y अक्ष को कहाँ काटेगी, 0, 2 पर। देखो बनाओ चतुर्थांश में, ये 0 इस तरफ y के पॉजिटिव मान है, इस तरफ y के नेगेटिव मान, इस तरफ x के पॉजिटिव मान, इस तरफ y के नेगेटिव मान। x अक्ष को 4 पर, तो माना ये 4 है, y अक्ष को 2 पर, ये वाली लाइन बनेगी। तो ये वाला पॉइंट क्या है, 4, 0 और ये वाला 0, 2, ये वाली रेखा बनी। अब वहाँ क्या दे रखा है, x + 2y < 4। हमारी असमीका तो ये है ना, x + 2y < 4। अब इस रेखा के एक तरफ मूल बिंदु है, एक तरफ कुछ और है। मूल बिंदु रख के देखते हैं, 0, 0 रखते हैं इसमें, तो 0 आता है, 0 4 से कम होता है या नहीं होता, होता है। तो हमारा हल क्षेत्र क्या होगा, जिस तरफ मूल बिंदु है, तो हमारा हल क्षेत्र क्या होगा, ये वाला, इस तरफ वाला। ठीक है, ये लास्ट नंबर की हमारी असमीका है, -x + 3y > 0। दी गई असमीका का समीकरण रूप। माइनस, जहां पे असमीका का साइन है वहां पे क्या लगाएंगे हम, बराबर का साइन। ये हमारी समीकरण बन गई दी गई असमीका के लिए। अब देखो इसे क्या करते हैं, y = x कैसे बनाते हैं हम, जो मूल बिंदु से गुजरती है ऐसे होती है ना, y = x तो होती है ना। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x = 3y लिख सकते हैं या नहीं,
अब x बराबर 3y को बनाते हैं, वो गुजरेगा तो मूल बिंदु से ही यह समीकरण, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये मूल बिंदु, ये x पे 1 2, y की वैल्यू 1 2 3, x की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3, 4 5 6 7 8 और 9। देखो अब यहाँ पे y का मान 1 होने पर y का मान 1 होने पर x का मान क्या होगा 3, y का मान 2 होने पर x का मान 6, y का मान 3 होने पर x का मान 9। देखो 1 पे y का मान 1 पर x का मान 3, यहाँ पे होगा पॉइंट, y का मान 2 होने पर x का मान 6, इस जगह पे होगा पॉइंट। और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये वाली समीकरण बनी या नहीं बनी ना, ये वाली समीकरण। और ये बिंदु क्या है, ये वाला, ये 2,0 है या नहीं, और ये वाला बिंदु क्या है 0,1, ये वाला। ये 2,0। अब देखो इस रेखा का समीकरण तो ये है x + 3y = 0, लेकिन इसकी असमीका क्या है -x + 3y > 0। अब ये वाला बिंदु रखो 2,0, 2,0 रखेंगे तो ये क्या हो गया -2 + 0 > 0, -2 > 0 पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारा हल क्षेत्र इस रेखा के नीचे पॉसिबल नहीं है, उस तरफ वाला हल क्षेत्र होगा, मतलब इस तरफ वाला हल क्षेत्र होगा। ये आसानी से देख सकते हैं हम। तो हमारा हल क्षेत्र किस तरफ का होगा, जिस तरफ तीर के निशान है। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।